अगर हम इंसान के पूरे इतिहास को ध्यान से देखें ना, तो लगता है कि हमने इस धरती पर हमेशा से राज किया है। हाँ, एक गुरूर सा तो आ ही जाता है। राइट। लेकिन एक ऐसी सच्चाई है हमारे ठोस सोर्सेज में जो इस पूरे गुरूर को पल भर में तोड़ देती है। आई मीन, डायनासोर्स ने इस धरती पर करीब 174 मिलियन साल तक राज किया था। 174 मिलियन साल। ये नंबर बोलने में आसान लगता है, पर इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और इंसानों को यहाँ आए हुए सिर्फ 3 लाख साल हुए हैं। मतलब मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर देखें तो डायनासोर्स ने हमसे लगभग 600 गुना ज्यादा समय तक इस धरती पर अपना दबदबा बनाए रखा। 600 गुना ज्यादा। ये कंपैरिजन सच में दिमाग हिला देता है। है ना। बचपन में तो हम सब ने इन विशालकाय जीवों की कहानियां खूब सुनी है। लेकिन आज हमारे पास जो ठोस दस्तावेज और साइंटिफिक खोज है ना, उनके जरिए हम जो सच खोलने वाले हैं वो उन कहानियों से जमीन आसमान का अंतर रखता है। आज का इस गहरे विश्लेषण का मकसद सिर्फ एक और कहानी सुनना नहीं है। एग्जैक्टली। आज हम समझेंगे कि उनका उद्गम कैसे हुआ, उनका इतना विशाल साम्राज्य कैसे बना, और फिर उनका इतना अचानक अंत कैसे हो गया। और सबसे बड़ी बात, देखेंगे कि कैसे उनकी कहानी आज हमारे खुद के बचे रहने के लिए एक बहुत बड़ा सबक बन सकती है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बिल्कुल। और इस लंबे सफर की असलियत जानना सच में दिलचस्प है, क्योंकि अंत की भयानक कहानी तक पहुंचने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि उन्होंने अपनी शुरुआती मुश्किलों का सामना कैसे किया था। तो शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? असल में शुरुआत इस नाम से ही होती है। ये जो शब्द है ना, डायनासोर, हाँ। ये ग्रीक भाषा से आया है। अच्छा, ग्रीक से? हाँ, जिसमें डेनियोस का मतलब होता है भयानक और सोरोस का मतलब होता है छिपकली। ओह, यानी एक भयानक छिपकली। राइट। और ये नाम 1841 में पहली बार सामने आया था, जब ब्रिटिश वैज्ञानिक रिचर्ड ओवन के हाथ एक ऐसी अजीबोगरीब हड्डी लगी जो किसी आम जानवर की तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी। उन्होंने ही इसको ये नाम दिया था। पर उस वक्त तो किसी को अंदाजा ही नहीं था कि ये जीव आखिर दिखते कैसे थे। आई मीन, मेगेलोसॉरस नाम के डायनासोर के जो शुरुआती स्केचेस 19वीं सदी में बनाए गए थे, वो एक भारी भरकम 4 पैर वाले भालू जैसे दिखते थे। हाँ, वो स्केचेस आज के हिसाब से काफी अजीब लगते हैं, क्योंकि आज हम जो जानते हैं उसमें और उस वक्त के ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। सच में खोजी गई हैं। वेट, हर साल 45 नई प्रजातियां, ये तो बहुत ज्यादा है ना। जैसे अभी पिछले ही वक्त चिले के इलाके में एक बिल्कुल नई तरह का डायनासोर मिला, जिसका नाम स्टेगोरॉस एलेंगासन रखा गया। स्टेगोरॉस गासन। ये कैसा दिखता था? उसका आकार बस एक छोटे कुत्ते जैसा था। कुत्ते जैसा? डायनासोर्स तो बड़े होते थे ना। यही तो दिलचस्प बात है। वो छोटा था, पर उसकी पूंछ पर आरी जैसे ब्लेड्स लगे थे। ओह वाह। बिल्कुल किसी प्राचीन योद्धा के हथियार की तरह। और उसका मुंह एक पक्षी की चोंच जैसा था। बाप रे, पूंछ पर ब्लेड और मूंछ चोंच जैसा। ये खोज तो सच में बताती है कि उनका विकास कितने अलग अलग आकार ले रहा था। पर अगर हम बिल्कुल शुरुआत में जाए ना, करीब 221 मिलियन साल पहले, जिसे ट्रियासिक काल कहा जाता है, तब धरती आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। राइट। मतलब आज हम जो महाद्वीप देखते हैं, जैसे एशिया हो गया, अफ्रीका, यूरोप, ये सब उस वक्त आपस में जुड़े हुए थे। एक ही विशाल सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे पैंगिया कहा जाता था। हाँ, पैंगिया। और उस वक्त धरती का तापमान काफी ज्यादा था, मौसम बहुत सूखा था। तब डायनासोर्स उन विशालकाय जानवरों जैसे बिल्कुल नहीं थे जिनकी हम कल्पना करते हैं। तो कैसे थे? वो काफी छोटे थे। उदाहरण के लिए एओरैप्टर नाम का एक डायनासोर उस दौर में सबसे आम था। वो मुश्किल से 2 मीटर लंबा था और 2 पैरों पर चलता था। उस समय तो धरती पर असली राज विशाल रेप्टाइल्स का था। डायनासोर्स तो बस एक कोने में पनप रहे थे। अच्छा। और फिर धरती ने अचानक एक ऐसी करवट ली जिसने सब बदल दिया। करीब 201 मिलियन साल पहले ट्रायासिक जुरासिक एक्सटिंक्शन नाम की एक विनाशकारी घटना हुई। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी तबाही। आई मीन, पैंगेया को एक ऐसी विशाल पजल की तरह सोचिए जो अचानक ज्वालामुखी के गुस्से से टूटने लगी हो। जमीन फटने लगी और हजारों किलोमीटर लंबे ज्वालामुखी फटने लगे। और ये आम ज्वालामुखी नहीं थे, इन्होंने हजारों सालों तक लगातार आग और लावा उगला। हाँ, हजारों साल तक। और इसकी वजह से इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड निकली कि अचानक से धरती पर तापमान बेहिसाब बढ़ गया।
लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो समुद्र में हुआ था ना? राइट। जब हवा में इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भर गई तो समुद्र ने उसे सोखना शुरू किया, एक विशाल स्पंज की तरह। और इस गैस ने पानी के साथ मिलकर एसिड बना दिया, जिससे पानी इतना तेजाबी हो गया कि समुद्री जीवों के जो शेल्स थे, यानी उनके खोल थे, वो पिघलने लगे। इसे ओशन एसिडिफिकेशन कहते हैं। पर एक सवाल जो सीधे तौर पर यहाँ उठता है वो ये कि अगर क्लाइमेट इतना बुरी तरह से बदल गया था, आग बरस रही थी और हवा जहरीली हो रही थी, तो बाकी सारे विशाल जानवर तो मर गए, पर ये छोटे डायनासोर्स कैसे बच गए? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका राज उनके शरीर की बनावट में छुपा था। उस दौर के ज्यादातर विशाल रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड थे। अच्छा, कोल्ड ब्लडेड मतलब उन्हें बाहर की गर्मी चाहिए होते? हाँ, उन्हें अपने शरीर को गर्म रखने के लिए धूप की जरूरत होती थी। जब आसमान में धूल और सल्फर के बादल छा गए और तापमान अचानक ऊपर नीचे होने लगा, तो उनका शरीर इस बदलाव को झेल नहीं पाया। वो बेचारे ठंड या गर्मी से बेहोश जैसे होकर मर गए। लेकिन डायनासोर्स इंसानों की तरह वार्म ब्लडेड थे। उनके शरीर के अंदर एक तरह की नेचुरल भट्टी थी जो तापमान को अपने आप नियंत्रित कर लेती थी। तो यानी उनके पास लगातार ऊर्जा थी, चाहे मौसम कैसा भी हो। एग्जैक्टली। जब बाकी सारे विशाल रेप्टाइल्स इस 6 लाख साल चलने वाले क्लाइमेट बदलाव में खत्म हो गए, तो वार्म ब्लडेड होने की इस एक क्षमता ने डायनासोर्स को बचा लिया। और जब धरती फिर से शांत हुई तो उनके लिए खुला मैदान था। उन्हें टक्कर देने वाला कोई बचा ही नहीं था। तो बेसिकली एक अंदरूनी बायोलॉजिकल भट्टी ने उन्हें आगे बढ़ने का सीधा रास्ता दे दिया। और इस तबाही के बाद शुरू होता है वो काल जिसका नाम हम सबने सुना है, जुरासिक काल। हाँ, जुरासिक। ये 201 मिलियन साल पहले से शुरू होकर 145 मिलियन साल पहले तक चला। इस दौर में वो विशाल पैंगिया टूटकर 2 हिस्सों में बढ़ चुका था, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में। तब जाकर डायनासोर सच में बड़े होने लगे। बिल्कुल। टाइटैनोसॉरस जैसे जीव आए जिन्हें 15,000 किलो वजनी और 15 मीटर लंबा बताया जाता है। 15,000 किलो? सोचिए, एक साथ कई हाथियों के बराबर वजन। जब चलते होंगे तो लिटरली जमीन कांप जाती होगी। हाँ, और उसी दौर में पहला पंखों वाला डायनासोर आर्कियोप्टेरिक्स भी सामने आया, जो आगे चलकर पक्षियों के विकास की पहली कड़ी बना। पर यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है ना, जिसे हॉलीवुड ने पैदा किया है। हाँ, यही वजह है कि जब हम इन फिल्मों को देखते हैं तो एक बड़ी भूल करते हैं। इन फिल्मों ने जुरासिक शब्द को इतना मशहूर कर दिया कि हमें लगता है सबसे खतरनाक और विशाल डायनासोर्स उसी दौर में थे। पर वास्तविकता यह है कि डायनासोर्स का सबसे सुनहरा दौर उसके बाद आया, जिसे क्रिटेशियस काल कहा जाता है। मिलियन साल पहले तक चला। ये वो वक्त था जब फूल वाले पौधे पहली बार विकसित हुए थे। धरती अजीब तरह से गर्म थी और समुद्र का स्तर काफी ऊपर था। तब जाकर आर्जेंटिनोसॉरस जैसे जीव आए। उनका वजन तो और भी ज्यादा था, शायद 77 टन। बाप रे, 77 टन! एक ऐसा आकार जो लगभग एक 2 मंजिला बिल्डिंग जितना लंबा रहा होगा। लेकिन यहाँ पर कहानी सच में दिलचस्प हो जाती है। हम सब टी-रेक्स को जुरासिक काल का सबसे बड़ा विलन मानते हैं, पर एक माइंड बेंडिंग फैक्ट ये है कि टी-रेक्स असल में क्रिटेशियस काल के बिल्कुल अंत में आया था, करीब 68 मिलियन साल पहले। जुरासिक काल में तो टी-रेक्स था ही नहीं। बिल्कुल नहीं था। यहाँ तक कि धरती पर घास का विकास भी सिर्फ 70 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था। तो जो लोग टी-रेक्स को जुरासिक दौर के घास के मैदानों में दौड़ता हुआ सोचते हैं, वो बेसिकली 2 बार गलत हैं। ना तब टी-रेक्स था और ना ही वहां घास थी। हाँ, ये फैक्ट तो सच में चुका देता है। टाइमलाइन के हिसाब से तो टी-रेक्स हमारे ज्यादा करीब है बजाय कि जुरासिक काल के, क्योंकि जुरासिक काल और टी-रेक्स के बीच लगभग 80 मिलियन साल का बड़ा अंतर है। ये तो वैसा ही हो गया जैसे कोई सोचे कि मुगल काल में लोग हाथ में स्मार्टफोन लेकर घूमते थे। टाइमलाइन बिल्कुल मैच ही नहीं करती। एकदम सही एनालॉजी है। ये समय का पैमाना हमें अक्सर भ्रम में डालता है। पर क्रिटेशियस काल आते आते ना धरती लगभग वैसी ही दिखने लगी थी जैसी आज है। महाद्वीप आज के आकार में आ रहे थे और इस दौर में ऐसे जीव थे जो विकास के बिल्कुल चरम पर थे। जैसे कौन से? जैसे ऑर्निथोमेमिड्स, जो दिखने में बिल्कुल ऑस्ट्रिच जैसे थे और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे। 80 किलोमीटर प्रति घंटे? हाँ, और आसमान में उड़ने वाला सबसे विशाल जीव क्वेत्साकाउथलस, जिसके पंखों का फैलाव 10 से 11 मीटर तक था।
यानी एक छोटे हवाई जहाज के बराबर। ओह वाओ, एक हवाई जहाज जितना बड़ा उड़ने वाला जीव। यानी डायनासोर्स का विकास तब अपने बिल्कुल पीक पर था। हर कोने पर उनका राज था और उन्हें टक्कर देने वाला कोई था ही नहीं। पर जैसा कि इतिहास बताता है, जब कोई साम्राज्य अपने सबसे ऊंचे शिखर पर होता है तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जो सब खत्म कर देता है। और यहाँ वो अंतरिक्ष से आई एक आफत थी। इसे हम 166 मिलियन साल पुराना क्राइम सीन कह सकते हैं। जब धरती पर सब कुछ ठीक चल रहा था, तब अचानक एक एस्ट्रॉयड जिसका आकार करीब 10 से 15 किलोमीटर था, वो धरती की तरफ बढ़ रहा था। और पता है उसकी स्पीड क्या थी? 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। सोचकर देखिए, आंख झपकते ही 30 किलोमीटर। एग्जैक्टली। और ये एस्ट्रॉयड सीधा मेक्सिको के युकटन पेनिनसुला पर आकर गिर गया। टकराव की ताकत इतनी भयानक थी कि उसमें से 113 टेराटॉन्स TNT के बराबर ऊर्जा निकली। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बॉम्ब गिरे थे, ये उस ताकत से करीब 1 अरब गुना ज्यादा था। और उस टकराव के तुरंत बाद जो हुआ, उसकी कल्पना करना भी किसी बुरे सपने जैसा है। टकराते ही वहां 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा यानी क्रेटर बन गया। उस जगह का तापमान इतना बढ़ गया कि चट्टानें तुरंत पिघलकर भाप बन गई। बाप रे। हाँ, टकराव के आसपास हजारों किलोमीटर तक जो भी जानवर या पौधे थे, वो सेकंडों में राख में बदल गए। हाँ। और जो पिघली हुई चट्टानें आसमान में उछली थीं, वो आग के गोलों की तरह वापस धरती पर गिरने लगीं, जिससे पूरी धरती के जंगल धोके धोके कर जलने लगे। बाप रे। और इस सब के बीच समुद्र में एक ऐसी सुनामी उठी जिसकी लहरें 2 किलोमीटर ऊंची थीं। एक पानी की विशाल दीवार जो किनारों पर सब कुछ बहा ले गई। रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा पुश बैक करने दीजिए। एक 2 किलोमीटर ऊंची सुनामी और 1 अरब एटम बॉम्ब्स जितनी ताकत। सुनने में ये किसी बड़ी हॉलीवुड साइफाई स्क्रिप्ट जैसा लगता है। आज हम 66 मिलियन साल बाद यहाँ बैठे हैं। क्या वाकई हमारे पास इस टकराव और इस लेवल की तबाही के ठोस सबूत हैं या ये सिर्फ एक अंदाजा है? ये सवाल बिल्कुल लाजमी लगता है, पर साइंस यहाँ एक जासूस की तरह काम करती है। इसका सबसे ठोस सबूत धरती के अंदर एक पतली सी लेयर में दफन मिला। जब जियोलॉजिस्ट्स धरती की अलग अलग लेयर्स की जांच कर रहे थे, तो उन्हें एक ऐसी लेयर मिली जिसमें एक खास धातु भरा हुआ था, जिसे इरिडियम कहते हैं। इरिडियम? उसमें ऐसी क्या खास बात है? चमत्कार ये है कि इरिडियम एक ऐसा भारी धातु है जो धरती बनते वक्त बिल्कुल सेंटर यानी कोर में जाकर बैठ गया था। इसलिए धरती की सतह पर इरिडियम मिलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अंतरिक्ष में तैरते हुए एस्ट्रॉइड्स में ये कूट कूट कर भरा होता है। ओह, तो जब दुनिया भर में चट्टानों की उस एक मखसूस लेयर में इरिडियम मिला, तो ये साफ हो गया कि ये चीज जमीन की नहीं, आसमान से आई थी। एग्जैक्टली। और जब इस लेयर की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग की गई, जिससे हम रेडियो एक्टिव तत्वों के खत्म होने की रफ्तार से उम्र निकालते हैं, तो समय ठीक 66 मिलियन साल पहले का निकला। मतलब वो इरिडियम धूल के साथ पूरी धरती पर फैल गया और एक यूनिवर्सल मार्कर बन गया। पर वो 180 किलोमीटर का बड़ा गड्ढा कहाँ गया? वो भी तो नजर आना चाहिए ना। उसका जवाब उसी मेक्सिको के युकटान पेनिनसुला के जंगलों में मिला। आज वहां काफी खूबसूरत सिनोटेस पाए जाते हैं। सिनोटेस यानी वो पानी से भरे हुए बड़े बड़े सिंक होल्स? हाँ, वही। जब वैज्ञानिकों ने आसमान से उनका नक्शा देखा, तो पाया कि ये सिंक होल्स एक बिल्कुल परफेक्ट चक्कर यानी रिंग के आकार में बने हुए हैं। और ये रिंग ठीक उसी 180 किलोमीटर चौड़े क्रेटर के किनारों पर बनी थी जहां एस्टेरॉयड टकराया था। जमीन के नीचे की चट्टानें कमजोर होने की वजह से पानी के वो सिंक होल्स वहां बन गए थे। लेकिन ये सिर्फ कहानी का आधा हिस्सा है। जो जानवर उस आग और तूफान से बच गए होंगे, उनके लिए जो आगे आने वाला था वो और भी खौफनाक था। बिल्कुल। उस एस्ट्रॉयड के टकराने से और कार्बोनेट चट्टानों के टूटने से इतनी भारी मात्रा में धूल और सल्फर आसमान में उछली कि एक मोटी चादर बन गई। 1 साल तक धरती पर सूरज की रोशनी आई ही नहीं, जिसे हम न्यूक्लियर विंटर कहते हैं। अगले कई सालों तक धरती पर बर्फ जमी रही, तापमान लगातार माइनस में चला गया। जब धूप ही नहीं आई तो पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रुक गई, यानी खाना बनाना बंद।
नतीजा ये हुआ कि सारे पौधे सूख गए। पौधे मरे तो शाकाहारी जानवर भूखे मर गए, और जब शाकाहारी मरे तो टी-रेक्स जैसे विशाल मांसाहारी जानवर भी भूखमरी का शिकार हो गए। पूरी फूड चेन टूट कर बिखर गई। अगर इस नुकसान को नंबर में देखें तो उस दौर में 25 किलो से ज्यादा वजन वाला एक भी 4 पैर वाला जानवर जिंदा नहीं बचा था। एक भी नहीं। धरती के लगभग 75% जीव और पौधे हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है कि इस भयानक मौसम में आखिर बचा कौन? इस तबाही में सिर्फ वही बचे जो आकार में काफी छोटे थे और जिन्हें खाने में नखरे नहीं थे, जिन्हें ओमनिवोर्स कहते हैं, यानी जो सब कुछ खा सकते थे, जैसे छोटे मैमल्स जो चूहे जैसा दिखते थे, कछुए, लिजर्ड्स और कुछ छोटे उड़ने वाले डायनासोर्स। इन्होंने क्या बर्फीले मौसम में जमीन के नीचे बिल बनाकर पनाह ली थी? हाँ, या फिर पानी की गहराई में चले गए, और क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए ज्यादा खाने की जरूरत नहीं थी, तो वो मरे हुए जानवरों, मिट्टी, कीड़ों या फंगस को खाकर जिंदा बच गए। और वही छोटे उड़ने वाले डायनासोर्स धीरे धीरे विकसित होकर आगे चलकर आज की मुर्गियां और ऑस्ट्रिच बने। तो अगली बार जब कोई किसी आम सी मुर्गी को देखे ना, तो समझ लीजिए कि एक डायनासोर को देख रहे हैं जिसने 66 मिलियन साल पहले एक भयानक एस्ट्रॉइड का आतंक सहा था। ये फैक्ट सच में बहुत ही दिलचस्प है। पर इस आफत ने एक और बहुत बड़ा काम किया। इसने मैमल्स और आखिरकार इंसानों के पनपने का रास्ता पूरी तरह से खोल दिया। डायनासोर्स के जाने से जो विशाल जगह खाली हुई, उसको उन छोटे मैमल्स ने भरा। वो बिलों से बाहर आए, आकार बढ़ाया, और विकास होते होते इंसान उस एस्ट्रॉइड की वजह से आज इस मुकाम पर खड़े हैं। पर चट्टान अंतरिक्ष से आई थी जिसने हमारे आने का रास्ता साफ किया, और आज वैसी ही एक तबाही फिर उभर रही है। बस इस बार फर्क ये है कि वो चट्टान आसमान से नहीं आई, बल्कि हम खुद हैं, जिसे वैज्ञानिक आज छठा विनाश या द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन कह रहे हैं। तो मतलब हम लोग बेसिकली एस्ट्रॉइड का रोल प्ले कर रहे हैं। अगर हम पास्ट को देखें ना, तो आज हमारे पास एक ऐसी ताकत है जो डायनासोर्स के पास बिल्कुल नहीं थी, हमारी टेक्नोलॉजी। उदाहरण के लिए नासा ने सितंबर 2022 में अपना डार्ट मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया था। हाँ, डार्ट मिशन, जिसमें उन्होंने स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रॉइड से टकराकर उसकी दिशा बदल दी थी। एग्जैक्टली, लगभग 22,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिट किया। यानी अगर कल को कोई फिजिकल एस्ट्रॉइड धरती की तरफ आता है तो हम उसे हिलाकर खुद को बचा सकते हैं। पर समस्या ये है कि आज सबसे खतरनाक एस्ट्रॉइड आसमान में नहीं है। असली खतरा हमारे चारों तरफ पनप रहा है, जिसे होलोसीन एक्सटिंक्शन इवेंट कहा जा रहा है। क्योंकि हम धरती के जंगल धड़ाले से काट रहे हैं, हवा में जहर घोल रहे हैं, ओशंस का एसिडिफिकेशन हम अपने कार और फैक्ट्री के कार्बन एमिशन से खुद ही कर रहे हैं। ठीक वैसा ही जैसा 201 मिलियन साल पहले ट्रियासिक काल के उन ज्वालामुखियों ने किया था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आज प्रजातियों के हमेशा के लिए विलुप्त होने की जो रफ्तार है ना, वो आम नेचुरल दर से करीब 100 से 1000 गुना ज्यादा तेज है। हजारों ऐसी प्रजातियां हैं जो पिछले कुछ दशकों में पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं, चाहे वो डोडो बर्ड हो या दूसरे जानवर। और इस तबाही को रोकने की कोशिशें कितनी नाकाम हो रही हैं, ये आंकड़े सुनकर हैरत होती है। 2010 में यूएन की एक बायोडाइवर्सिटी मीटिंग हुई थी। वहां नेताओं ने 20 आईची टारगेट सेट किए थे जिन्हें 2020 तक पूरा करना था। पर नतीजा क्या रहा? 20 में से सिर्फ 6 टारगेट्स पार्शियल रूप से, यानी अधूरे तौर पर पूरे हो पाए। ये सच में निराशाजनक है। अब 2030 के लिए नया प्लान बनाया गया है जिसे 30x30 टारगेट कहते हैं, कि धरती का 30% हिस्सा सुरक्षित किया जाए। इससे एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है कि क्या हम इस इकोसिस्टम की इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं? इस सिस्टम को एक विशाल जेंगा टावर की तरह देखिए। जेंगा टावर, जिसमें वो लकड़ी के ब्लॉक्स निकालने होते हैं। हाँ, हर एक प्रजाति, चाहे मधुमक्खी हो, शेर हो या कोई आम सा पौधा, वो उस टावर का एक ब्लॉक है। डायनासोर्स के वक्त एस्ट्रॉइड ने उस टावर को एक मुक्का मारकर सीधा एक बार में गिरा दिया था। पर आज हम खुद अपने हाथों से एक एक करके वो ब्लॉक्स निकाल रहे हैं। जब नीचे से एक ब्लॉक निकालते हैं तो लगता है कुछ नहीं हुआ, एक और निकालते हैं, टावर थोड़ा हिलता है पर खड़ा रहता है। आज हम रोज जंगल काटकर या नदी सुखाकर एक ब्लॉक निकाल रहे हैं और लग रहा है कि हम बिल्कुल सेफ हैं।
और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर हम इसी तरह ब्लॉक निकालते गए तो अचानक वो जेंगा टावर को लैप्स हो जाएगा। पूरा इकोसिस्टम, हमारी फूड चेन सब गिर जाएगा। हम आसमान से गिरने वाले एस्ट्रॉयड को तो मोड़ सकते हैं, पर क्या हम अपने खुद के हाथों को रोक सकते हैं? बेसिकली एक स्लो मोशन वाले एस्ट्रॉयड का किरदार निभा रहे हैं। एक ऐसा एस्ट्रॉयड जिसे धरती पर तबाही मचाने में एक दिन नहीं बल्कि 200-300 साल लग रहे हैं, पर उसका आखिरी नतीजा उतना ही भयानक हो सकता है। चलिए इस पूरे सफर को एक बार समेटते हैं। डायनासोरस का वो विशाल इतिहास और हमारे छोटा सा सफर। उन्होंने यहाँ 174 मिलियन साल राज किया अपना, एक ऐसा साम्राज्य बनाया जिसका तोड़ तब तक नहीं निकला जब तक आसमान से मौत नहीं गिरी। और दूसरी तरफ हम हैं जो सिर्फ 3 लाख साल से हैं यहाँ। राइट। उनका टाइम हमसे लगभग 600 गुना ज्यादा था। हमारी अक्ल और टेक्नोलॉजी ने आसमान से आने वाले आफत से बचने का तरीका तो दे दिया है, पर मुद्दा यह है कि क्या हम अपने बनाई इस धीमे विनाश को रोक पाएंगे? और समय का चक्र हमें एक अहम मुकाम पर खड़ा करता है। डायनासोर्स बेचारे तो नहीं जानते थे कि अंतरिक्ष से क्या आने वाला है, पर हमारे पास विज्ञान है, डेटा है और सबसे जरूरी चीज समझने की क्षमता है। और इसलिए इस गहरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ख्याल दिमाग में जरूर रखना चाहिए। फर्ज कीजिए कि आज से ठीक 66 मिलियन साल बाद कोई नई प्रजाति या एलियन सिविलाइजेशन आकर इस धरती की खुदाई करती है। उन्हें हमारी जियोलॉजिकल लेयर में क्या मिलेगा? ये सोचने वाली बात है। जैसे आज हमें उस एस्ट्रॉयड की कहानी बताने वाली वो पतली चमकदार इरिडियम लेयर मिली है, क्या आने वालों को हमारी लेयर में सिर्फ माइक्रोप्लास्टिक और टूटे हुए कंक्रीट के ढेर मिलेंगे? क्या वो हमें एक ऐसी प्रजाति मानेंगे जो एक चमकती चिंगारी की तरह आई और अपने ही लालच में जल गई? या फिर वो ऐसी कहानी पढ़ेंगे कि हमने वक्त रहते अपनी अकल का इस्तेमाल किया और अपने बनाए उस स्लो मोशन एस्ट्रॉयड की दिशा खुद मोड़ ली? ये ऐसी बात है जिसे अकेले में बैठकर सोचना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते रहिए और जानते रहिए।